नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 4 मार्च के हम आरपीएफ कांस्टेबल के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट का हम जो है जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं। टोटल हम 150 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार जो एनालिसिस के वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट के देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 38 में ऐसा वर्णन किया गया और ये जो है कि डीपीएसपी है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व है। और भारतीय संविधान सरकार को एक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश देता है जो लोगों को कल्याण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम को भारतीय संविधान का खाका भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किया गया। इस अधिनियम ने प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना और एक भारत के संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और अधिकांश रियासतें शामिल था, का सुझाव दिया था। द्वैध शासन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए भारत सरकार के अधिनियम 1919 द्वारा शुरू की गई द्वैध सरकार की एक प्रणाली था। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से 56 का प्रारूप किसने तैयार किया था? के.एन. राज के द्वारा तैयार किया गया था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का प्रारूप एन राज के नेतृत्व में तैयार किया गया। इस योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इसके उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कृषि पर आधारित था। और कौन सा मॉडल पूछ लिया जाए तो हेरा-डोमर मॉडल आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने मिलकर साल 1848 में किस जगह पर महिलाओं के लिए देश का पहला स्कूल खोला था? पुणे में खोले थे। अगर बात करें, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने मिलकर साल 1848 में पुणे के भीडेवाड़ी इलाके में महिलाओं के लिए देश का पहला स्कूल खोला। इस स्कूल में विभिन्न जातियों की 9 छात्राएं पढ़ती थी। सावित्री बाई इस स्कूल में पढ़ाती भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में इनमें से कौन सा स्थान देव दीपावली के उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? सभी को पता है, वाराणसी हो जाएगा। अगर बात करें, कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार इसे जैसे देव दीपावली के नाम से जाना जाता है, वाराणसी उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या डैश पर निर्भर था, कृषि पर निर्भर था। अगर बात करें, 1947 भारत की आज़ादी के समय देश की लगभग 75% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर था। कृषि ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय भूमिका निभाई, जिसमें अधिकांश ग्रामीण आबादी खेती या संबंधित कृषि गतिविधि में लगा हुआ था। भारत में अधिकांश कृषि पद्धतियों की विशेषता निर्वाह खेती था, जहाँ किसान मुख्य रूप से अपने परिवार और स्थानीय समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए फसलें उगाते थे। कृषि पद्धति मुख्यतः श्रम प्रधान था, जिनमें कृषि कार्यों में आधुनिक मशीनरी या प्रौद्योगिकी सीमित उपयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उप परमाणविक कणों में कण प्रकृति कैसा होता है? पार्टिकल्स नेचर और वेव नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंधन बैंक महिलाओं के लिए एक जीवन बीमा योजना लाइफ इंश्योरेंस स्कीम प्रदान करता है, जिसमें मृत्यु लाभ मिलता है। जिनकी मृत्यु हो जाती है तो बैंक द्वारा उसकी नॉमिनी को कितनी राशि का भुगतान किया जा सकता है? 2 लाख तक का भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम के नियम के अनुसार कौन से विद्युत राशि अनुपातिक धारा प्रवाह का कारण है? वोल्टेज होता है, जिसे वोल्टा भी कहा जाता है। ओम का नियम बताता है कि एक स्थिर तापमान पर 2 बिंदु के बीच एक चालक के माध्यम से धारा सीधे 2 बिंदुओं के बीच वोल्टेज के समानुपाती होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है V=IR होता है, जहां पर V जो वोल्टेज हो जाएगा, I धारा हो जाएगा और R प्रतिरोध हो जाएगा। और ओम जो इस साइन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ा था? अवध के मुख्य आयुक्त सर हेनरी लॉरेंस ने लड़ा था। अगर बात करें, 30 जून को बरकत अहमद ने अपने कमांडर के रूप में अहमदुल्ला शाह के साथ 5000 सैनिकों में से एक सबसे शक्तिशाली विद्रोह सेना का नेतृत्व किया। वह लखनऊ के बाहर चिनहट में हेनरी लॉरेंस के खिलाफ लड़े थे। उनके बीच के टकराव को चिनहट की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। भयंकर युद्ध के परिणामस्वरूप हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था? सभी को पता है, अशोक हो जाएगा। पहला कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक हो जाएगा। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध राजवंश पर नंद राजाओं का शासन था और यह राजवंश उत्तर का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। चाणक्य नामक एक ब्राह्मण मंत्री, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ने मौर्य परिवार के चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया और चंद्रगुप्त ने अपनी सेना संगठित की और नंद राजा को उखाड़ फेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सभी को पता है, राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है, जबकि राज्यपाल राज्य सरकार का नाम मात्र का कार्यपालक होता है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है वह सरकार की वास्तविक कार्यपालिका होता है। असली कार्यपालिका को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है वास्तव में, चाहे वह सही हो या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 डैश से संबंधित है? नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकता है या नए राज्यों के कानून के आधार पर भारत में स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? सभी को पता है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बम्बई में किया गया था। वो एक सन्यासी थे, उन्होंने वेदों को बढ़ावा दिया। उन्होंने आर्य समाज को किरवंते विश्वम आर्यम, विश्व को उत्तम बनाओ का नारा भी दिया था। कुछ प्रमुख संगठन और संस्थापक जान लीजिए, क्योंकि लगातार जो इसे प्रश्न बन रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो ब्रह्म समाज है, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय। इसकी स्थापना 1828 में कलकत्ता में किया गया था। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में कलकत्ता में किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा 1839 में कलकत्ता में किया गया था। यंग बंग आंदोलन की स्थापना डेरेजिवो के द्वारा 1826 में कलकत्ता में किया गया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा 1864 में कलकत्ता में किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में बम्बई में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान है और इसकी स्थापना 1875 में अलीगढ़ में किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी सभा की स्थापना 1875 में किया गया था और इसके संस्थापक कौन है? मैडम ब्लावाटस्की और जनरल ऑलक्लोट हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक विवेकानंद। इसकी स्थापना 1897 में बेल्लूर में किया गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में पुणे में किया गया था। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा 1924 में मुंबई में किया गया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा 1925 में नागपुर में किया गया था। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में हरिद्वार में किया गया था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना एन.एम. जोशी के द्वारा 1911 में बम्बई में किया गया था। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में बम्बई में किया गया था। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद 1889 में पंजाब में किया गया था। देवबंद आंदोलन के संस्थापक मोहम्मद कासिम नौनोवती 1866 में सहारनपुर में किया गया था। श्री नारायण धर्म परिपालन के संस्थापक श्री नारायण गुरु, इसकी स्थापना 1903 में केरल में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है? इनसेड के द्वारा, यानी इनसेड कॉर्नेवल यूनिवर्सिटी विपो के द्वारा ये जो है इंडेक्स जारी किया जाता है। अगर बात करें हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जारी किया गया है। यह वैश्विक नवाचार सूचकांक का 17वां संस्करण है। इस सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में संस्करण में भारत 40वें स्थान पर था। इस सूचकांक में कुल 133 देशों को शामिल किया गया है। स्विट्जरलैंड इस सूचकांक में पहले स्थान पर है और अंगोला सबसे निचले 133वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक चंद्रा कौन से बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं? पंजाब नेशनल बैंक के बने हैं। अगर बात करें, भारत सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक के कमान अशोक चंद्रा के हाथों में देने का फैसला किया है। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो एफएसआईबी ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांगर किसे कहते हैं? बांगर भूमि के उस उच्च भाग को कहा जाता है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, जिसमें चूना कंकर पाया जाता है। यह पुरानी जलोढ़ होने के कारण नवीन जलोढ़ की तुलना में कम उर्वर होता है। बांगर मिट्टी के प्रायः और समतल तथा अधिक कंकर वाले क्षेत्र को भूर कहा जाता है। अगर बात करें खादर, भी जान लीजिए, खादर इलाका निचला इलाका होता है। यह क्षेत्र नदी के पास होता है, जहाँ नदी के साथ आने वाली मिट्टी जमा हो जाती है। इसी क्षेत्र को खादर कहा जाता है, जो बहुत उपजाऊ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे कम पानी की खपत करता है? बाजरा में सबसे कम पानी की जरूरत होता है। बाजरा कम पानी होने के वाली फसल है। बाजरा की घास सीधे हवा से पानी सोख लेता है और इसे सिंचाई के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होता है। कम पानी में होने वाले कुछ और फसल जान लीजिए, ज्वार, रागी, उड़द, मूंग और अरहर हो जाएगा।
थार मरुस्थल की भूमि कैसा होता है? थार मरुस्थल की ज़्यादातर जमीन रेत के टीलों से ढका हुआ होता है। यह मरुस्थल शुष्क और बर्बादी वाली जमीन का उदाहरण है। यहाँ की मिट्टी में क्षारीयता की समस्या और यह रेगिस्तानी मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक सदस्य थे? भगत सिंह थे। अगर बात करें दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के खंडारों में एक ऐतिहासिक बैठक में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में बदल दिया गया था। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन एचएसआरए कर दिया गया। प्रतिभागियों में पंजाब के भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा और संयुक्त प्रांत से विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और जयदेव कपूर शामिल थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सेना एचआरए की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सन्याल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना। इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट हो चुका है। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इज द सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर इन ए सेल? सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। अगर बात करें कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली एक जीवित, पतली, नाजुक, लोचदार, चुनिंदा परामैंगिक झिल्ली है जो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, जो पौधे और पशु कोशिका दोनों में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का कार्य क्या होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्य काम भारत सरकार और सभी राज्यों के खातों को ऑडिट करना और सीएजी देश के सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148, 49, 50, 51 में इस पद के कार्यों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल बनाने का अधिकार संसद के किस अनुच्छेद के तहत मिला है? अनुच्छेद 239 ए के तहत मिला है। अगर बात करें अनुच्छेद 239 में राष्ट्रपति द्वारा सीधे प्रशासकों के माध्यम से संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुंधति रॉय की कौन सी पुस्तक 2025 में लॉन्च होने वाली है? मदर मैरी कस्टम टू मी है। अगर बात करें अरुंधति रॉय की पहली संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी सितंबर 2025 में प्रकाशित होगा। यह किताब पेंगुइन रैंडम हाउस से प्रकाशित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खारदुंगला दर्रा डैश में स्थित है? लद्दाख में स्थित है। देखिए, मैंने जितने भी स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है तो ऑल टॉपिक जिसमें पर्वत, झरना, नदी, जलप्रपात, दर्रा, ये सभी का ऑलरेडी मैंने वीडियो दिया हुआ है। लगभग 4 मैराथन वीडियो दिया हुआ है। आपको 20 से 25 प्रश्न जो है श्योर हो जाएगा। स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट में जाके आप जो ये सारे चारों वीडियो को या रेलवे जीएस प्लेलिस्ट में जाके इन चारों मैराथन वीडियो को देख लीजिएगा। जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है आपको बहुत फायदा होने वाला है, इसलिए जाकर जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने हर टॉपिक कराया हुआ है। अगर बात करें खारदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर में लद्दाख में नुब्रा और सियोक घाटियों के प्रवेश के द्वार के रूप में प्रसिद्ध है। यह 5359 मीटर पर भारत में सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है। लद्दाख रेंज पर स्थित है जो लेह से 40 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच सिख गुरु कंपाइल द आदि ग्रंथ द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म? गुरु अर्जुन देव के द्वारा इसे स्क्रिप्चर को कंपाइल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह का तट अरब सागर पर स्थित है? कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तराखंड सभी जो है अरब सागर तट पर स्थित है। अरब सागर के साथ तट साझा करने वाले पश्चिमी तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल है। बंगाल की खाड़ी से सटे पूर्वी तटीय राज्य में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेयर इज द कावारती आइसलैंड लोकेटेड? यानी कावारती आइसलैंड कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है। विच कमीशन रिकमेंडेड 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी कैंडिडेट इन ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज? मंडल कमीशन के द्वारा ओबीसी को जो है 27% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच कंट्री वाज द 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हेल्ड? इंडिया में जो है 46वां जो है इसका मीटिंग किया गया था यूनेस्को का। अगर बात करें भारत 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की पहली बार अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। Who among the following has described the uprising of 1857 as the first war of independence? वी.डी. सावरकर। यानी वी.डी. सावरकर के द्वारा 1857 की क्रांति को फर्स्ट जो है इंडिपेंडेंस जो है क्रांति बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी। अब चलिए 4 मार्च के सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में रिवर्स रेपो दर कितना है? 3.35% है। रिवर्स रेपो दर आरबीआई की आर्थिक नीति का एक साधन है जो देश के लिक्विडिटी सप्लाई को नियंत्रित करने में मदद करता है। रिवर्स रेपो दर उस दर को नियंत्रित करता है जिस पर केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंक से धन उधार लेता है और आरबीआई के अनुसार वर्तमान रिवर्स रेपो दर 3.35% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू नहीं होंगे। छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा, असम और त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन सभी में से जो है असम और त्रिपुरा और मेघालय, मिजोरम, इन चारों राज्यों में जो है इस पर लागू नहीं होगा। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दिया गया है? अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 का दिल कहता है हर किसी को राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में बिना किसी हस्तक्षेप के राय रखने और किसी भी मीडिया के माध्यम से जानकारी और विचारों को प्राप्त करने और प्रदान करने और स्वतंत्रता की परवाह किए बिना स्वतंत्रता शामिल है। स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के तहत वर्णित दिया गया है। वो 6 अधिकार कौन कौन सा है वो भी जान लीजिए। भाषण का अधिकार, प्रेस का अधिकार, मौन का अधिकार, सूचना का अधिकार, कहीं भी स्थानांतरित करने और कहीं भी निवास करने का अधिकार, उसके अलावा एसोसिएशन या और यूनियन बनाने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रधानमंत्री से 2024 में किस राज्य में जनजाति से संबंधित कौन सी योजना शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री जनजाति कल्याण योजना कर्नाटक जो है प्रधानमंत्री आदिवासी विकास योजना के तहत शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर से अधिक है। अगर बात करें गंगा दक्षिण एशिया की सीमा पर एक नदी है। यह भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यह नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो उत्तराखंड में पश्चिमी हिमालय से में स्थित है। यह नदी भारत और बांग्लादेश के गंगा मैदान से दक्षिण और पूर्व में बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाएं तट की सहायक नदी जान लेते हैं। गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, रामगंगा और महानंदा है। और दाएं तट की सहायक नदी की बात करें तो यमुना, सोन, दामोदर, तमसा, पुनपुन नदियां शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रजाति उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों से संबंधित नहीं है? तेंदू और हल्दू ये जो है कांटेदार वृक्ष से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का पद प्रदान किया? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत पद प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर होता है। मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई को जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दीर्घ और स्वास्थ्य जीवन शिक्षा सूचकांक, ज्ञान और आय सूचकांक यानी जीवन स्तर के आधार पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साल 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी जीएचआई में भारत कितने स्थान पर रहा है? 105वें स्थान पर रहा है। मैंने इसका पीडीएफ जो है करंट अफेयर का दिया हुआ है। स्पीडी करंट अफेयर टेलीग्राम से डाउनलोड करके जितने भी सूचकांक होते हैं उस सभी को याद कर लीजिएगा। आपका 1 से 2 नंबर श्योर हो जाएगा क्योंकि लगातार जो है 1 से 2 पर जो है सूचकांक से पूछ रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर बात करें हाल ही में जारी किए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2024 में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है। वर्ष 2024 के इस इंडेक्स ने नेपाल 68वें, श्रीलंका 56 और बांग्लादेश 84वें नंबर पर है। पाकिस्तान की रैंकिंग 109 है और चीन, यूएई और कुवैत सहित 22 देश इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है। वर्ष 2024 के हंगर इंडेक्स में भारत का स्कोर 27.3 है जो गंभीर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 22 संबंधित है। अगर बात करें अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और नजरबंदी सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 एक मौलिक अधिकार जो व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा करता है जिन्हें अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया है। मौलिक अधिकार को भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत पाया जा सकता है। अनुच्छेद 22 भारत के संविधान के प्रारूप में नहीं था। इसे संविधान की चर्चा के बाद जोड़ा गया। यह अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है और भारत के गिरफ्तार और नजरबंदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों में से एक है। दूसरे शब्दों में यह व्यक्तियों की एक पक्षीय गिरफ्तारी को रोकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलियम बेंटिक ने किस वर्ष में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था? 1829 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लॉर्ड बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले गवर्नर जनरल भारत के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब में अधिकांश क्षेत्र किस नदी द्वारा निर्मित होता है? सिंधु नदी के द्वारा निर्मित होता है। सिंधु नदी को अपनी सबसे उल्लेखनीय सहायक नदी पूर्वी पंजाब की मैदान से मिलता है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज है। पाकिस्तान और पंजाब के बीच विभाजित क्षेत्र को पंजाब यानी 5 नदियों का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तटीय वन या आर्द्र भूमि वन कहा जाता है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात के तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को तटीय वन या आर्द्र भूमि वन कहते हैं। ये वन समुद्र तटों और ज्वारीय खाड़ियों के पास पाया जाता है। इन वनों में सदाबहार वृक्ष की प्रजातियां पाया जाता है। भारत के वनों के प्रकार जान लीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्धसदाबहार वन में ये वन जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पश्चिमी घाट पहाड़ियों के पश्चिमी ढलान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। वे गर्म और आर्द्र क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये भारत में सबसे व्यापक वन है। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये उन क्षेत्रों में फैले जहां 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होता है। पानी की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आगे नम और शुष्क पर्णपाती में विभाजित किया गया, जिनमें सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमूल, कुसुम और चंदन आदि इन वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं। अगर बात करें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये उन क्षेत्रों में होता है जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के घास और झाड़ियां होता है। इसमें दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र आता है। यहाँ पर जो है बबूल, बेर, जंगली खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलाश आदि के पेड़ पाया जाता है। अगर बात करें पर्वतीय वन, पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आने से प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन होता है। पर्वतीय वन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। हिमालय पर्वतमाला में उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक वनस्पति का क्रम दिखता है। इसके बाद से तटीय और दलदली वन की बात करें तो भारत में आर्द्रभूमि आवासों की समृद्ध विविधता है। इसमें लगभग 70% क्षेत्र धान की खेती के अंतर्गत आता है। आर्द्रभूमि का कुल क्षेत्रफल 3.9 मिलियन हेक्टेयर है। 2 स्थल चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के सम्मेलन रामसर कन्वेंशन के तहत जल पक्षी आवास के रूप में संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? हल्दिया बंदरगाह नहीं है। अगर बात करें हल्दिया बंदरगाह भारत के पश्चिम बंगाल के राज्य के पूर्वी तट पर स्थित है, न कि पश्चिमी तट पर। मंगलुरु बंदरगाह भारत के कर्नाटक राज्य में पश्चिमी तट पर स्थित है। कांडला बंदरगाह भारत के गुजरात राज्य में पश्चिमी तट पर है। मुरमुगांव बंदरगाह भारत के गोवा राज्य में पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में 25 भाग है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 25 भाग है। मूल रूप से भारतीय संविधान के कुल हिस्से केवल 22 थे, लेकिन बाद में संशोधन के द्वारा 3 नए भागों को शामिल किया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा जो दुनिया में सबसे लंबा, जिसे 26 नवंबर 1949 को लगभग 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन के बाद अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री कहा जाता है। भारत में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देने और उनके कामों को मदद करने के लिए गठित किया जाता है। यह भारत की कार्यकारी संस्था है। राज्य मंत्रिपरिषद को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल के द्वारा भंग किया जा सकता है। राज्य में विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री ने खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्घाटन कब किया? 19 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में किया गया। लद्दाख के सिंकुला दर्रे को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिकन नेक के नाम से किस कॉरिडोर को जाना जाता है? सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर को जाना जाता है। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। यह भारत के पश्चिमी बंगाल में स्थित एक संकीर्ण इलाका है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन था। अपराजित वर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक था। उन्होंने वारागुण वर्मन द्वितीय को पराजित किया और उनका वध कर दिया। चोल शासक आदित्य प्रथम द्वारा उनकी हत्या कर दिया गया था। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब किया गया था? 1861 में किया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना 14 अगस्त और 26 जून 1862 को हुआ था। कलकत्ता उच्च न्यायालय पहला उच्च न्यायालय था जहां ब्रिटिश संसद ने पारित किया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत बॉम्बे और मद्रास के उच्च न्यायालयों के साथ साथ भारत में स्थापित होने वाले 3 विशेषाधिकार वाला उच्च न्यायालय में से एक था। इसने क्राउन को ब्रिटिश भारत में उच्च न्यायालय बनाने के लिए अधिकृत किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 1862 को फोर्ट विलियम के न्यायिक उच्च न्यायालय के रूप में किया गया था, जो कि फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखने का कार्य कहाँ से शुरू किया था? अयोध्या से शुरू किए थे। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखने की शुरुआत अयोध्या से किए थे। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था। इस अधिनियम को मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति का नायक राव तुल्ला राम कहाँ से संबंधित है? रेवाड़ी से संबंधित है। पानीपत में 1857 के भारतीय विद्रोह में इमामी अली कलंदर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। बिशारत अली रोहतक में 1857 की भारतीय विद्रोह में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। मोहम्मद अजीम हिसार ने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संत रामकृष्ण परमहंस का जन्म पश्चिम बंगाल के किस जिले में हुआ था? हुगली जिले के कामारपुकुर गांव में हुआ था। संत रामकृष्ण परमहंस का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कामारपुर गांव में हुआ था। उनका जन्म 18 फरवरी 1837 को हुआ था। उनका जन्म नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेपो दर क्या होता है? रेपो दर या पूर्ण खरीद दर उस दर को कहा जाता है जिस पर केंद्रीय बैंक आरबीआई तरलता बनाए रखने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अल्पकालिक निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है। और रिवर्स रेपो रेट तो हमने जस्ट अभी करा ही है। पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? इंडियन साल्ट पीटर कहा जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 को साल्ट पीटर या सोरा भी कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक खनिज है। यह एक सफ़ेद ठोस पदार्थ है। यह पानी में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या था? इसके जो विद्रोह के कई कारण थे। 1857 के विद्रोह के कई कारण के रूप में चर्बी वाली कारतूस और सैन्य शिकायतों के मुद्दे पर अत्यधिक जोर दिया गया। हालांकि हाल के शोधों में यह निकल कर आया है कि कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण नहीं था। वास्तव में विद्रोह उत्पन्न करने के लिए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जैसे कई कारण इसमें मिलकर काम किया था। अगर बात करें 1857 के विद्रोह से जुड़े लोगों के बारे में, तो बैरकपुर से मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, जनरल बख्त खान ने विद्रोह किया था। दिल्ली से भी हकीम असमानुल्लाह, बहादुर शाह द्वितीय के मुख्य सलाहकार। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिरजीज कादिर, अहमदुल्ला जो अवध के पूर्व नवाब के सलाहकार थे। इसके अलावा कानपुर से नाना साहब, राव साहब, नाना के भतीजे तात्या टोपे, अजमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार, ये सभी ने भी कानपुर से विद्रोह किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह, इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। उसके बाद का बात करें तो फरखुदाबाद से तुफजल हसन खान, बिजनौर से मोहम्मद खान, मुरादाबाद से अब्दुल अली खान, बरेली से खान बहादुर खान, मंदसौर से फिरोज शाह, ग्वालियर और कानपुर से तात्या टोपे। इसके अलावा असम से कंडा परेश्वर सिंह, मणि राम दत्ता, ओडिशा से सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही और कुल्लू से राजा प्रताप सिंह, राजस्थान से जय दयाल सिंह और हरदयाल सिंह, गोरखपुर से गजाधर सिंह और मथुरा से सेवी सिंह और कदम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हरित क्रांति में कौन सा बीजों का इस्तेमाल किया गया था? HYV बीजों का प्रयोग किया गया था, जिसमें जो इसे का फुल फॉर्म हाई यील्ड वैरायटी होता है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको में उच्च उपज देने वाले बीजों की किस्म को विकसित किया था। ये बीज अधिक उत्पादक होते और इन्हें नियमित और पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के साथ साथ उर्वरक और कीटनाशकों के अधिक उपयोग की आवश्यकता होता है। 1966 में HY बीजों के उपयोग के परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि क्षेत्र ने विशेष रूप से चावल और गेहूं की फसलों में हरित क्रांति का अनुभव किया। HY बीज सामान्य बीजों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं और परिणाम स्वरूप फसलों को बहुत कम समय में काटा जा सकता है। वहीं भारत में पूछा जाए हरित क्रांति के जनक तो MS स्वामीनाथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1905 बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन सा? सभी को पता है, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा।
1905 में बंगाल विभाजन के दौरान लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी ने चूक के सिद्धांत के नीति की शुरुआत भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न श्रेणियों में से कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? कामेत नहीं है। अगर बात करें, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, इसलिए पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। यह नंदा देवी के बाद गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह 7,756 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वप्रथम किस शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार का एक अधिनियम था, जिसमें सरकार भारत में ईआईसी के मामले को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए पहली बार कदम उठाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1991 में उदारीकरण का परिणाम क्या था? लौह उद्योग को बढ़ावा देना। 1991 भारत में आर्थिक उदारीकरण के परिणाम स्वरूप देश में निवेश, व्यापार और विकास में वृद्धि हुआ। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र विकास हुआ और सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ। वर्ष 1991 में भारत में भुगतान संतुलन संकट था, जिसके कारण इसने आईएमएफ से कुछ शर्तों पर ऋण लिया, जिसमें भारत में आर्थिक सुधार हुआ। इसने भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जिसे एलपीजी का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब चलिए 4 मार्च के थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? भारतीय निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। राज्य निर्वाचन आयोग को हटाने पर विवाद, निर्वाचन आयोग का निर्णय, विशेष इन डेप्थ वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग और संबंधित महत्वपूर्ण, एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये सभी जो है संवैधानिक निकाय, आप सभी को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। भाई दूज या भ्रातृ द्वितीया कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का त्योहार है, जिसमें यम द्वितीय भी कहते हैं। यह दीपावली के 2 दिन बाद आने वाला ऐसा पर्व है जो भाई के प्रति बहन से स्नेह अभिव्यक्त करता है एवं बहनें अपने भाई की खुशहाली के लिए कामना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता था? नित्या मेनन और मानसी पारेख ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए अस्पतालों में प्रयोग किए जाने वाले यौगिक का नाम क्या है? यौगिक का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है तथा इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 लवण का इस्तेमाल करते हैं। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक तेज सेटिंग जिप्सम प्लास्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तमिलनाडु ने के 4 शहर चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में इसका आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 तमिलनाडु राज्य के 4 शहर चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, चेन्नई, त्रिची में आयोजित हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलों की शुरुआत की घोषणा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना और रिसर्च किस क्षेत्र में आता है? सूचना विज्ञान के क्षेत्र में आता है। सूचना और रिसर्च विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। सूचना विज्ञान एक अंतर विषय क्षेत्र है। इसमें सूचना के संग्रह, भंडारण, प्रबंधन और उपयोग से जुड़ी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। सूचना विज्ञान में रिसर्च के जरिए जटिल समस्याओं को हल करने के लिए डेटा केंद्रित दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है? कृषि हो जाएगा। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ हो जाएगा, क्योंकि यह जीडीपी, रोजगार और निर्यात में योगदान देता है। यह विनिर्माण और सेवा क्षेत्र जैसे अन्य आर्थिक क्षेत्रों की भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। वह ब्रह्मदेव समाज के नेता देवेंद्रनाथ टैगोर के सबसे छोटे बेटे थे। यह साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें द बर्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। उन्होंने 2 देशों के गान, जनगण मन भारतीय गान और अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश के गान गाए थे। 22 दिसंबर 1901 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने 5 छात्र, उनके सबसे बड़े बेटे सहित और समान संख्या में शिक्षकों के साथ शांति निकेतन में अपना पहला स्कूल स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने अपनी रक्षा पर तैयारियों को बढ़ावा देने के क्रम में 31 MQ-9B प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन की किस देश से खरीदा है? अमेरिका की कंपनी जनरल एटॉमिक्स से खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 किन देशों के बीच लागू हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच लागू हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के आधार पर संविधान का 9वां संशोधन अधिनियम 1960 लागू किया गया। इस अधिनियम के जरिए भारत के कुछ इलाकों को पाकिस्तान को सौंप दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी को डैश में संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। 101वें संशोधन के द्वारा पारित किया गया था। जीएसटी को 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। पूरे भारत में वस्तु और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और खपत पर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर लगाया गया। जीएसटी की दर जान लीजिए 5, 12, 18 और 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में लू कौन से हिस्सों को प्रभावित करता है? थार मरुस्थल के क्षेत्र को प्रभावित करता है। थार मरुस्थल का लगभग 85% भारत के भीतर स्थित है, शेष 15% पाकिस्तान में है। और खासकर भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा हो जाएगा। गंगा, जिसे हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा भी कहा जाता है, सबसे पवित्र नदी है। इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद है। गंगा भारत में 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है और भारत में सबसे लंबी नदी है, जिसके बाद गोदावरी 1465 किलोमीटर है। इस जल निकाय से मिलने वाला राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल है। गंगा किनारे स्थित प्रमुख शहर वाराणसी, हरिद्वार, इलाहाबाद, कोलकाता, कानपुर, पटना, गाजीपुर आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण में केंद्रीय पर्वतीय भूभाग और उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला किस सीमा से घिरा हुआ है? विंध्य श्रेणी से घिरा हुआ है। विंध्य पर्वत श्रेणी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सीमा बनाता है। विंध्य पर्वत श्रेणी में एमपी यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले वायसराय किस अधिनियम के तहत नियुक्त हुए थे? लॉर्ड कैनिंग नियुक्त हुआ था। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग को भारत सरकार अधिनियम 1858 के आधार नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान नागरिक संहिता किस में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएस में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है और ये जो है अनुच्छेद के 44 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 जनवरी 1951 को भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। वो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक इस पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह को कानपुर में किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था? कॉलिन कैंपबेल के द्वारा इसे दबा दिया गया था। सिख समुदाय के लोग कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाते हैं? गुरु नानक जयंती का पर्व मनाते हैं। सिख समुदाय के लोग कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक जयंती मनाते हैं। इसे गुरु पर्व या प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। यह सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल डैश में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट सभी का अम्ल देख लेते हैं। नींबू एवं संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। आंवला यानी कि विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर राजस्थान के अरबुदा पर्वत में स्थित है। गुरु शिखर पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर है। अरावली की पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, जो उत्तर पश्चिम की ओर प्रायद्वीपीय पठार की सीमा बनाता है। अरावली पहाड़ी दिल्ली के पास शुरू होता है और हरियाणा और राजस्थान को पार करता है, फिर गुजरात में समाप्त होता है। तो जितने भी फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के पेपर थे 4 मार्च के, सभी कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर न है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज 5 तारीख का भी आपको एनालिसिस का वीडियो जल्दी प्रोवाइड होगा, इसलिए जो लोग न है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार जो है एनालिसिस के वीडियो मिलते रहे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF जरूर मिल जाएगा, इसलिए जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और जाकर के स्ट्रैटेजी के प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।